देखिए, हमारा उद्देश्य आपको जानकारी देना है, ना कि आपको भयभीत करना। कड़े सैनिक वर्चस्व के चलते कई विकसित एवं विकासशील देशों ने नाभिकीय रासायनिक एवं जैविक हथियारों के अंबार खड़े कर दिए हैं, जो मानव अस्तित्व को समाप्त करने की क्षमता रख सकते हैं। आज के हमारा टॉपिक है जैसे कि नाभिकीय युद्ध के अंदर परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, साल्टेज बम, माइक्रोवेव बम इत्यादि किस प्रकार ये पूरे संसार को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ड्रोन और स्टील्थ प्रौद्योगिकी। इनके अंदर इतनी क्षमता है कि ये चाहिए यह हथियार यदि कारणवश यदि जंग छिड़ गई तो ये पूरे विश्व, पूरे संसार, पूरे मानव जगत को समाप्त कर सकते हैं। ये पूरे विश्व के अंदर जो कि जीव जंतु को भी नहीं छोड़ने वाले। आधुनिक विज्ञान और तकनीकी के प्रमुख परिणामों में एक कई प्रकार के जन संहारक हथियारों का विकास रहा है। इनमें नाभिकीय, जैविक और रासायनिक हथियार शामिल है। एक और जहां परमाणु हथियार विस्फोट, ऊर्जा व रेडियोधर्मी विकिरण के माध्यम से प्रभाव में प्रेले ला सकते हैं, वहीं दूसरी ओर रासायनिक हथियार शरीर की ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता को समाप्त कर सकते हैं। जैविक हथियार भी कम हानिकारक नहीं है। यह पैथोजन का इस्तेमाल कर मानव अंग व कोशिकाओं को अपना निशाना बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त यह पशु संपदा एवं कृषि व वानिकी को भी तहस नहस कर सकते हैं। इनमें कुछ संक्रामक होते हैं जबकि अन्य हथियार होते हैं। नाभिकीय आयुध, इसके अंदर देखें, सर्वप्रथम अमेरिका द्वारा मैनहट्टन परियोजना के अंतर्गत नाभिकीय हथियार का सृजन किया गया। इनमें कनाडा एवं ब्रिटेन के वैज्ञानिक ने भी उनकी मदद की। यह हथियार प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इसका आशंका से बनाए गए कि कहीं नाजी जर्मनी ने इसका निर्माण न कर लिया हो तो। इनका सर्वप्रथम प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में वर्ष 1945 में जापान के दो शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी में किया गया। वर्ष 1960 में रॉकेट प्रक्षेपण तकनीक के बाद तो परमाणु हथियारों का कहीं भी हमला करना तीव्र एवं आसान हो गया। वर्तमान समय में तो समस्त विश्व नाभिकीय हथियारों की होड़ में शामिल हो गया है। परमाणु बम, जिसके अंदर सर्वप्रथम जर्मन वैज्ञानिक ओटो होन ने यूरेनियम विखंडन का सिद्धांत प्रतिपादित किया और यूरेनियम 235 के नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया। परमाणु विखंडन से एक्स-रे, गामा रे, उष्मा आदि रूपों में ऊर्जा निःसृत होती है। इन रूपों से उत्सर्जित ऊर्जा दूसरे परमाणु का विखंडन करती है, जिसके परिणाम स्वरूप पुण्य ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि बहुत विनाशकारी होती है। दूसरा है हाइड्रोजन बम, जिसको संलयन बम भी कहते हैं। हाइड्रोजन बम का निर्माण नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है। इस क्रम में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यह बम परमाणु बम की तुलना में 10,000 गुना अधिक विध्वंसात्मक है, यानी कि ये परमाणु बम से भी 10,000 गुना अधिक हानिकारक है। यूरेनियम 235 के परमाणु नाभिकीय पर जब न्यूट्रॉन से प्रहार कराया जाता है तो बड़ी मात्रा में ऊर्जा और नए न्यूट्रॉन निर्मित होते हैं। तीसरा है हमारा न्यूट्रॉन बम। इस बम की विस्फोट क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन इसकी विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी पर एवं जल में रेडियोधर्मी फैला सकते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। टैंकों एवं अन्य बुलेट प्रूफ वाहनों को ये तहस नहस कर सकते हैं। फिर है डर्मी बम। डर्टी बम रेडियोधर्मी एवं अपरिष्कृत बमों को डर्टी बम कहा जाता है। हालांकि इसके विस्फोट से नाभिकीय हथियारों की भांति व्यापक एवं त्वरित क्षति नहीं होती, लेकिन इसके द्वारा आतंकवादी तत्वों द्वारा शहरों एवं कस्बों में आतंक एवं गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। फिर है साल्टेड बम। नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ कोबाल्ट एवं सोने के द्वारा साल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। फिर है गैर सामरिक नाभिकीय हथियार। इन हथियारों के अंतर्गत कम दूरी की मिसाइलें, नाभिकीय सुरंग एवं तोपों के गोले आते हैं। इनकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर तक होती है।
गैर सामरिक हथियारों को ले जाने वाली मिसाइल, विमान इत्यादि का परंपरागत एवं नाभिकीय दोनों हमलों में प्रयोग किया जाता है। अतः कहा जा सकता है कि गैर सामरिक आयुध युद्ध में निश्चित रूप से एक रणनीतिक भूमिका निभाते हैं। फिर है माइक्रोवेव बम। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, जो कि बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इन बमों में कोई जन हानि नहीं होगी। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग कोसोवो संघर्ष के दौरान अमेरिका द्वारा किया गया था, किंतु अब इसका विकास काफ़ी व्यापक स्तर तक कर दिया गया है। फिर है वैक्यूम बम। अमेरिका की रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविक शस्त्रों के भंडारण पर अति उच्च तापमान सर्जित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार की सशस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। इस तरह की अन्य अत्याधुनिक नई पीढ़ी की शस्त्र प्रणालियों का विकास अमेरिका रक्षा वैज्ञानिकों द्वारा किया जा रहा है। मानव रहित वायुयान, जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं। मानव रहित वायुयान ये ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जाता है, जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से संचालित होते हैं। ड्रोन मुख्य रूप से दो वर्गों में होते हैं, एक जो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरा वे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं। ये सैन्य वायुयान की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं। ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्रोन अफगानिस्तान एवं इराक में मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ये उपग्रह के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका बेस कैंप से नियंत्रित होते हैं। एक व्यक्तिगत ड्रोन उड़ाता है, दूसरा व्यक्ति कैमरे एवं संवेदकों का संचालन एवं निगरानी करता है, तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों या कर्मियों के साथ संपर्क में बना रहता है। सशस्त्रों में सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बल्कन युद्ध में किया गया। फिर ड्रोन का इस्तेमाल युद्ध नहीं है, यह एक लक्षित हत्या है। यह व्यक्तियों को पकड़ने के बजाय मारने को प्रमुखता देता है। स्टीलथ प्रौद्योगिकी। स्टीलथ वायुयान और यहाँ तक कि स्टीलथ जहाज का विकास स्टीलथ प्रविधि पर आधारित है। इससे निम्न पर्यवेक्षणीय भी कहा जाता है, जिसमें कर्मियों को वायुयान, जहाज, पनडुब्बियों, मिसाइलों और उपग्रहों के साथ प्रयोग की जाने वाली विधि तकनीकी शामिल है। इस तकनीकी से ये सभी रडार, इंफ्रारेड, सोनार एवं अन्य खोज पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य हो जाते हैं। रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूर पर है। एक वायुयान की धातु की बनी बॉडी रडार सिग्नल को बेहतर अच्छी प्रकार प्रतिबिंबित करती है और जिससे यह रडार की पकड़ में आसानी से आ जाता है। स्टील्थ तकनीक का उद्देश्य एक वायुयान को रडार की पहुंच से अदृश्य करना है। यह जर्मनी था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्टील्थ तकनीक का विकास शुरू किया था। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक पर, जो कि रहेगा भारत में रक्षा अनुसंधान एवं प्रणाली की, किस प्रकार भारत की रक्षा अनुसंधान प्रणाली बनाई गई, किस प्रकार की है। यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करना। फिर मिलते हैं। जय हिंद।